India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंड्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और साथ ही लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने दाखिल किया हलफनामा, कहा कि शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में लगेगा 8 सप्ताह और हमें नियमों की वैधता को चुनौती देने का भी है अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए फेसबुक प्रमुख को जारी समन रद्द करने से किया इनकार, कहा दिल्ली विधानसभा कमेटी को किसी की भी पूछताछ करने के लिए बुलाने का है अधिकार। 12 सालों से आगरा जेल में बंद नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, किशोर घोषित होने के बाद भी जेल भेजने के फैसले को नहीं दी गई चुनौती। कोविड काल में शराब की दुकान पर भीड़ पर केरल हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का नहीं हो रहा पालन, राजस्व से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य। India Legal presents Courts Roundup. ट्विटर और केंद्र में नए नियमों का पालन करने को लेकर चल रही विवाद के बीच में ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो 8 सप्ताह के भीतर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ट्विटर ने अदालत को यह भी बताया कि आईटी नियमों के अनुपालन के लिए भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है और ये कार्यालय उनका स्थायी होगा। ट्विटर ने कहा कि वो नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे इन नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और भारत सरकार के बीच जारी तनातनी फिलहाल थमती हुई नहीं दिख रही है। कई बार मोहलत मिलने के बावजूद ट्विटर ने अभी तक भारत के आईटी नियमों के अनुरूप शिकायत अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। अब ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि नियुक्ति करने में अभी उसे 8 हफ्ते यानी करीब 2 महीने का वक्त और लगेगा। ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी थी जो गुरुवार को खत्म हो रही है। ट्विटर को कोर्ट ने 8 जुलाई तक का वक्त दिया था, जिसमें उसे बताना था कि नए सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब तक करेगा। अब ट्विटर ने कोर्ट में बताया कि उसे नया शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में 8 हफ्ते का समय लगेगा। ट्विटर ने कोर्ट से ये भी कहा कि वह भारत में संपर्क के लिए एक दफ्तर खोलने की तैयारी में है, जो भविष्य में ट्विटर से संपर्क करने के लिए स्थायी पता रहेगा। ट्विटर ने यह भी बताया कि आईटी नियमों के अनुपालन से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट वह 11 जुलाई तक पेश करेगा। ट्विटर ने कहा कि वह 2021 से लागू नए आईटी नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसे नए नियमों की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसे भरोसा है कि वह 8 हफ्ते के अंदर योग्य कैंडिडेट को शिकायत अधिकारी पद पर नियुक्त करेगा। ट्विटर ने कहा कि नियुक्ति होने तक कंपनी ने भारत के निवासी को अंतरिम शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर के मुताबिक ये नियुक्ति 6 जुलाई से प्रभावी है। दरअसल इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। न्यायमूर्ति रेखापल्ली ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि अदालत को ये सूचित नहीं किया गया था कि स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की इससे पहले नियुक्ति केवल अंतरिम आधार पर ही थी और वह इस्तीफा दे चुके हैं। ट्विटर के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में 28 मई को शिकायत दर्ज कराई गई थी। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर जैसे हर महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के पास न सिर्फ एक रेजिडेंट ग्रीवांस अधिकारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी है, जो एक निश्चित वक्त के भीतर शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने के लिए एक ज्वाइंट प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश, नोटिस और निर्देश को स्वीकार करे। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा जेल में 14 से 22 साल की अवधि तक बंद 13 कैदियों को अंतरिम जमानत दे दी है और ये वो अपराधी हैं जो अपराध के समय किशोर साबित होने के बावजूद जेल हिरासत में थे। किशोर न्याय बोर्ड ने फरवरी 2017 से मार्च 2021 के बीच याचिकाकर्ताओं को किशोर घोषित करने के आदेश दिए थे और इसके बावजूद दोषियों को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही बोर्ड के इन फैसलों को चुनौती भी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन 13 दोषियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका था। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि व्यक्तिगत तथ्यों के सत्यापन की आवश्यकता है। उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि इन सभी को अंतरिम जमानत दी जा सकती है, जिसके बाद पीठ ने सभी 13 को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का निर्णय लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 13 उन दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई है, क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें खूंखार अपराधियों के साथ जेलों में रखा गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि यह अवैध हिरासत का मामला है, ये कहते हुए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। याचिका में जेजे बोर्ड के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की तत्काल रिहाई के लिए प्रार्थना की गई है। मल्होत्रा के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया कि 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को कैदियों की किशोर अवस्था से संबंधित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सभी 13 याचिकाकर्ताओं को अपराध किए जाने के समय किशोर घोषित किया गया था। यानी बोर्ड ने पाया था कि अपराध के समय इन सभी की आयु 18 साल से कम थी। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा फरवरी 2017 से मार्च 2021 के बीच याचिकाकर्ताओं को किशोर घोषित करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद इन सभी को रिहा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही ये भी ध्यान देने की बात है कि बोर्ड के इन फैसले को चुनौती भी नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया था कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 26 और धारा 15 के अनुसार कारावास की अधिकतम अवधि 3 साल है और इस तरह के कैद जुवेनाइल होम में होनी चाहिए। इस मामले में तो सभी याचिकाकर्ता कट्टर अपराधियों के बीच जेलों में बंद हैं, जो किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य और आशय के पूरी तरीके से विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट। वर्तमान कोरोना की सामान्य स्थिति और दिल्ली में मामलों में गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बार फिर से सीजे एनवी रमन्ना को एक पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का सख्त अनुपालन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फिजिकल कामकाज को शुरू कराया जाए। एसएससीबीए के अध्यक्ष की ओर से पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पत्र लिखा और ये अनुरोध किया। सीजीआई को लिखे पत्र में एससीबीए ने कहा है कि बाढ़ ने युद्ध स्तर पर 45 साल से कम आयु के वकीलों के लिए कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया और 45 साल से अधिक उम्र के वकीलों को मार्च 2021 से ही टीका लगाया जा रहा है। एससीबीए ने कहा है कि आज के परिदृश्य में अदालत को कोविड संबंधी नियमों को देखते हुए सामान्य कामकाज शुरू करना चाहिए ताकि थर्ड वेव आने के बाद भी अदालती कामकाज पर किसी तरीके से कोविड का प्रभाव ज्यादा न पड़े। बार एसोसिएशन ने आगे कहा कि एससीबीए की कार्य समिति ने वकीलों की घरेलू मदद सहित हमारे सभी सदस्यों, क्लर्क्स, कर्मचारियों के साथ साथ परिवार के सदस्यों को टीका लगाने के लिए पहले ही सक्रिय कदम उठाए हैं और ये टीकाकरण अभी भी जारी है। यही नहीं, मई 2021 के महीने में एससीबीए ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से थोक के नीचे दरों पर टीके खरीदे और 45 साल से कम आयु वर्ग के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण शुरू किया ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा सके। और जहां तक 45 से उससे अधिक आयु वर्ग का संबंध है तो उनके लिए 16 मार्च को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। और एससीबीए ने आगे कहा है कि यदि हम तीसरी लहर के आगमन के साथ ही कोरोना संबंधी नियमों के पालन के साथ काम करना जारी रखते हैं तो भी हमारा परिसर ऐसा स्थान नहीं होगा जो कि कोरोना के फैलाए, क्योंकि हमारे लगभग सभी हितधारकों ने टीके की पहले खुराक ले ली है और काफी ज्यादा लोगों के दोनों शॉट्स ले लिए गए हैं।
फेसबुक इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन को दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी के सामने पेश होना होगा। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े फेसबुक पोस्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए कमेटी ने उन्हें बुलाया था। अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में कमेटी के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते। कमेटी उन्हें पेश होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती क्योंकि कानून व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। साथ ही उन्हें इस बात का शक था कि कमेटी उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी को किसी की भी पूछताछ करने के लिए बुलाने का अधिकार है और उनसे सवाल पूछने का भी अधिकार है कि मामला सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा नहीं है। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए भी कमेटी द्वारा इस तरह की पूछताछ की जा सकती है ताकि कमेटी हालत का जायजा लेकर कोई बेहतर नतीजे पर पहुंच सके। फेसबुक के अजीत मोहन को इस बात की भी छूट है कि वो ऐसे सवालों का जवाब न दे जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, जैसे ही टीआईटी कानून से जुड़ी कोई बात। दरअसल दिल्ली विधानसभा कमेटी की इस बात की तहकीकात करना चाहती है कि फेसबुक के जरिए किस तरह की झूठी और फर्जी खबरों को फैलाया गया और किस तरीके से दिल्ली के दंगों में इसका इस्तेमाल किया गया। फेसबुक ने इस पर क्या कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर होने वाले बहस पोस्ट समाज के सबके बड़े ध्रुवीकरण को भी आधार बना सकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता कि सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को कैसे वेरीफाई किया जाए। सच में उन्हें मानकर वो चल जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव और वर्तमान मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी की याचिका पर सुनवाई हुई। लक्ष्मी पुरी ने याचिका कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के करीबी और साथ ही कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े हुए एक्टिविस्ट साकेत गोखले के खिलाफ दायर की। गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उसके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कई ट्वीट किए और उसके खिलाफ लक्ष्मी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में लक्ष्मी पुरी की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में लक्ष्मी और उनके पति की संपत्तियों का ब्यौरा पेश किया और साथ ही उल्टा चोर कोतवाल घोटाले का मामला है क्योंकि जब गोखले का ट्वीट करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के संबंध में नोटिस भेजा गया तो गोखले ने उल्टा यह आरोप लगा दिया कि उन्हें धमकाया जा रहा है। लक्ष्मी की ओर से दलीलें पेश करते हुए सिंह ने कहा कि पहली बात तो यह है कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, उन्हें जो भी करना है वो कर चुके हैं और इस पूरे मामले पर कोर्ट का कहना है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी उसके परिवार की संपत्ति के बारे में किसी भी प्रकार का दावा तब किया जाना चाहिए जब पहले उसका वेरिफिकेशन कर लिया गया हो। कोर्ट ने साकेत गोखले के वकील से कहा कि यदि मुद्दा उठाना है तो पहले चुनाव आयोग जाना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या एक नागरिक होने के नाते भारत का संविधान उनके मुवक्किल को अधिकार दे देता है वो किसी की भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि दोषी सजा की छूट का हकदार नहीं और जब वो दिल्ली जेल नियमों की योजना के तहत जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर सजा काट रहा है तो जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकलपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार कैदियों की रिहाई के लिए आपातकालीन पैरोल का अनुदान सजा की छूट की प्रकृति का और साथ ही पैरोल मामले में सजा का निलंबन मात्र नहीं था। कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों का एक दोषी पर याचिका पर विचार करते हुए जिससे उसकी मूल सजा पूरी होने जुर्माने के भुगतान की चूक के मद्देनजर रिहाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता को धारा 363 आईपीसी और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 4 के तहत 24 अक्टूबर 2019 को दिए गए फैसले में 7 साल की कठोर कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसमें चूक पर पीओसीएसओ एक्ट के तहत 2 महीने का साधारण कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें आईपीसी की धारा 363 के तहत 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली सरकार ने 23 मार्च 2020 की अधिसूचना के तहत एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था जिसने आपातकालीन पैरोल पर बंदियों को रिहा करने का निर्देश दिया। निर्देश के अनुसरण में याचिकाकर्ता को पिछले साल 22 अगस्त को 8 सप्ताह के लिए आपातकालीन पैरोल दी गई थी और साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार की गृह विभाग ने 8 जनवरी 2021 के आदेश के तहत आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए सभी दोषियों को आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे क्योंकि आपातकालीन पैरोल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए याचिकाकर्ता ने 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए, आगे की बातचीत करने के लिए अधिवक्ता शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, जुर्माना भरने में चूक पर सजा भुगतने वालों की सजा कम नहीं करने के पीछे क्या तर्क दिया है कोर्ट ने? देखिए, जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार कैदियों की रिहाई के लिए आपातकालीन पैरोल का अनुदान सजा की छूट की प्रकृति का था और पैरोल के मामले में सजा का निलंबन मात्र नहीं था। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने 8 जनवरी 2021 के आदेश के तहत आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए सभी दोषियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और कहा था कि आपातकालीन पैरोल को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, दिल्ली सरकार की 27 मार्च 2020 की अधिसूचना का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने कहा है कि इस प्रकार ये स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार ने 27 मार्च 2020 के आदेश के तहत कोविड-19 के कारण उत्पन्न आकस्मिक स्थिति पर विचार करते हुए
और दिल्ली जेल के नियमों के नियम 12(12)(a) के तहत प्रदत्त शक्ति व प्रयोग करते हुए कुछ श्रेणियों में कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया है और आपातकालीन पैरोल की अवधि को कैदियों की सजा के लिए गिना जाएगा। आपातकालीन पैरोल की अवधि को समय पर बढ़ाया गया था और विस्तार देने के लिए आदेश में उल्लेख किया गया है कि आपातकालीन पैरोल की अवधि की गणना कैदियों की सजा के रूप में की जाएगी। कोर्ट ने दिल्ली जेल नियमों के तहत छूट के प्रावधानों पर भी भरोसा किया और निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार सरकार द्वारा आपातकालीन पैरोल की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि रिहाई छूट की प्रकृति में थी और पैरोल के मामले में केवल सजा का निलंबन नहीं था। नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि एक अपराधी जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर सजा में छूट का हकदार नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को आपातकालीन पैरोल पर जुर्माने के भुगतान में चूक में पर्याप्त सजा मिली थी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी सारी जानकारी के लिए। केरल उच्च न्यायालय ने केरल में राज्य द्वारा संचालित पेय निगम के शराब की दुकानों के बाहर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में विफलता के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य को निर्देश दिया। कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को इन दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों का पालन करने में विफलता के संबंध में एक विस्तृत बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और साथ ही न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने निर्देश जारी करते हुए राज्य को आगाह करते हुए कहा कि आज की स्थिति में केरल राज्य कोविड-19 मामलों में नंबर 1 पर है। सरकार एक और उचित उपाय टीकाकरण आदि करके कोविड के मामलों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर खासकर शराब की दुकानों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजस्व से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किए थे और जून के मध्य तक ही बेवकों के आउटलेट से फिर से खोले थे और अदालत के एक न्यायाधीश द्वारा लिखे गए पत्र में शराब की दुकानों के बाहर बड़ी भीड़ और लंबी कतारों में खड़े लोगों को दिखाते हुए कई तस्वीरें संलग्न की गई थी। इन तस्वीरों के देखने पर कोर्ट ने पाया कि जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। राज्य के अटॉर्नी एन मनोज कुमार ने प्रस्तुत किया कि इन दुकानों को खोलने के और सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल के रखरखाव के संबंध में सरकार द्वारा उचित निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोर्ट ने राज्य और आबकारी आयुक्त को स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले की फिर से सुनवाई 13 जुलाई को होगी। ओडिशा हाईकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने के लिए लोगों से उनके साथ जुड़ने का आग्रह करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने के आरोपी को जमानत दी है। धर्म रक्षक श्रीदारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को नक्सली और ईसाई आतंकवादी के रूप में चित्रित किया था और उन पर रथ यात्रा रोकने का आरोप लगाया और उसके बाद मुकेश जैन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66F के साथ ही पठित भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दंडनीय अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष जैन ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त व्हाट्सएप मैसेज के लिए देश के विभिन्न पुलिस स्टेशन में अलग अलग मामले दर्ज किए गए और उनके खिलाफ दर्ज 2 मामले में उन्हें जमानत मिल गई। राज्य ने याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज सभी अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और समाज पर गंभीर असर डालते हैं। न्यायमूर्ति एसके पड़िग्रही ने 2 अन्य मामलों में जमानत और आरोपी की हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें लगाकर आरोपी जैन जमानत दी। चलिए, फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.